बातल भूतल विबस मत वारे, ये नहीं बोलहीं बचन सम्हारे। जो बातल हो जाता है, वायु विकार के अंतर्गत रहता है, और जो भूतों या प्रेतों से प्रभावित रहता है, और जो विवश है और मत वाला है, ये लोग संभाल करके वचन नहीं बोलते हैं। यह आदत जब परंपरा में रहती है तो उससे समाज का बहुत क्षय होता है। विकृत दिशा की ओर समाज को ले जाना ये स्वभाव में आ जाता है। तो बातल भूतल विवश मतवारे, ये नहीं बोलहीं बचन सम्हारे। समाज में तो जो होता ही है, लेकिन भारतवर्ष के राजनीतिक दल इस प्रकृति के अपनी परंपरागत धारा में बने हुए हैं। चाहे गुलामी, कमीशनखोरी की आदत सत्ता में अपने पुरखों की परंपरा से जो स्वभाव बना है वह छूटता नहीं है। जो अमेरिका से भारत में सत्ता के विरुद्ध जन में विप्लव पैदा करने की कोशिश करते हैं, निश्चय ही वो बातल भी होते हैं, भूतल भी होते हैं और विवश भी होते हैं, क्योंकि मालिक तो यूरोपीय देश है और उसी के प्रति रक्त में निष्ठा बनी हुई है। और जो लोग किसी भी उद्देश्य से अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, वे समाजवादी धारा के हो या न हो, लेकिन दिखावे के लिए करते हैं। पूंजी एकत्र करना, भूमि को संग्रहित करना, भैंस पर बैठकर जो भैंस चराया करते थे, अब उनके पास करोड़ों का स्वामित्व है। और उसी परंपरा में सत्ता के लोभ में, मोह में वे लोग बने हुए हैं। चाहे सांप्रदायिक उन्माद हो, चाहे भारत की प्रकृति के प्रतिकूल काम हो, लेकिन शासन जो है अपना ही होना चाहिए। बंगाल में भयंकर उत्पाद, जिस बंगाल ने चिंतन धारा में भारतीय स्वातंत्र चेतना का
विस्तार किया। उसमें भी वही प्रकृति है, बातल भूतल विवश मतवारी। संभाल करके ये बोलना नहीं जानते। ममता का भी ऐसा ही स्वरूप है। पंथों में विवाद पैदा कर, कबड्डी खिलाकर और अपनी कुर्सी को बचाए रखना। इसी प्रकार जो जयप्रकाश आंदोलन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चिंतन धारा के विकृत बोध प्राप्त करते रहे हैं, उनको समझने का जिन्होंने प्रयास नहीं किया है, वे विवश हैं जोड़ने के लिए, जातियों में बांटने के लिए, जातियों की संख्या गिनाने के लिए। लेकिन अब वे भी अहीर जाति के नहीं रह गए, जिनके व्यवसाय है, जिनका भूमि का विस्तार है, तो वो जमींदार ही माने जाएंगे। तो जमींदार कौन होगा? जिसकी भुजाओं में बल होगा, जिनके पैरों में गतिशीलता रहेगी, और झूठे प्रेम दिखाकर जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह करना। सजा की प्रकृति का बोध कवियों ने दिया है और उनकी रचनाओं में यह प्रकाश में भी आया। जिनका संबंध केवल अपनी सत्ता, अपने लाभ, अपने शोषण का है, निश्चय ही वे मिट्टी की प्रकृति को नहीं जाने। क्या अब वे अहीर रह गए हैं? संपन्नता आ गई है, और जो कार्य और विस्तार है, उस विस्तार में व्यवसाय भी है। तो वैश्य भाव में ऐसी स्थिति में अब जातीय जनगणना अगर वर्तमान भारत में कराई जाए, जो काम आज लोग कर रहे हैं उसके आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उपस्थिति विधिक रूप में क्या नए सिरे से बनाई जाएगी? आवश्यकता इस बात की है, जब सवर्ण समाज के लोग गांव में, नगरों में सफाई और सीवर की सफाई से जुड़े हुए हैं, 50% आरक्षण में जिनकी सहभागिता रही है, तो क्या उनकी जातियां भी बदली जाएंगी? बदलने की शुरुआत तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जो व्यवसाय है, जो कार्य है, सेवा का है, और वैश्य समाज में
जो पालन की प्रकृति रही, जो युद्ध लड़ते थे लेकिन अन्न वे सुलभ कराते थे, कर अधिकतम वह दिया करते। तो जो भी इस परंपरा में आ गए हैं, जो लोग जगजीवन राम के संस्कार से परिचित हैं, ऊंचाई छूने वाले अब शेड्यूल्ड कास्ट में माने जाएंगे, जिनका कार्य प्राध्यापन है, शिक्षण है, ज्ञान है, उपदेश है। क्या उनको किसी अन्य वर्ण में, जाति में नामांकित किया जाएगा? विधिक रूप में जो व्यवसाय कर रहे हैं और धड़ल्ले से अपनी संपदा को बढ़ा रहे हैं, और स्वभाव तो जाता नहीं है वसूली का, क्योंकि हथियार जिन लोगों के पास रहते हैं, निसंदेह उनका जीवन उसी से पलता है। कमीशन खोरी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन गुंडा टैक्स जो है माना जाएगा। इसका भी एक व्यवसाय है, गुंडा टैक्स लेने का, उसकी भी एक जाति होनी चाहिए। जो लोग दमन करते हैं, हत्याएं करते हैं और झोपड़ी में निवास करते हुए जिनका जीवन, जिनकी जवानी तैयार हुई है, वे महलों में आकर क्या सवर्ण की धारा में विधि पूर्वक कानून के माध्यम से उनको नहीं बनाना चाहिए? जातियां उसी से परिवर्तित हुई। जातियां कर्म के आधार पर ही बनी थी, और अब जो कर्म लोग कर रहे हैं, तो जातियों की पुनर्रचना होनी चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए, और उसको विधिक मान्यता भी मिलनी चाहिए। आवश्यकता इसी की है। जो अपार संपदा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो शूद्र संवर्ग के हैं, क्या अब उस शूद्र संवर्ग में रहने लायक हैं? भीमराव अंबेडकर को जिसने उपाधि दी चितपावन ब्राह्मण, वो अंबेडकर हो गए, लेकिन जो उनमें ज्ञान था, बोध था, और उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, तो निसंदेह जिस स्वरूप में उनकी धारा विकसी, वो ब्राह्मण भाव की थी। और जब उनके संबंध में असंतुलित विचार आने लगे, तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल के
2-3 महीने में ही बौद्ध धर्म अपना लिया तो बाबा साहब हो गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के भीतर ऋचाओं की रचना का ज्ञान था, संक्षिप्तीकरण था, क्या श्रेयस्कर है और क्या अश्रेयस्कर है, उस पर अपने विचार संविधान सभा में व्यक्त करते रहे और उसको संकलित कर संविधान का स्वरूप देने का कार्य किया। तो क्या उनकी भी श्रेणी बदली जानी चाहिए? भगवान गौतम बुद्ध ने यह कहा था, एष धम्मो सनातन। पूरा भारतीय परिवेश सनातन की धारा में है और सनातन का यही उद्देश्य है, व्यक्ति का निर्माण करना, व्यक्ति के विकास में ज्ञान देना, धैर्य पैदा करना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल पर रखिए जारी। तो धैर्य जो व्यक्ति रखता है निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम विद्यालय की स्थापना 1984-85 में कर चुके थे और देवरिया में ही एक विद्यालय का प्रबंधन का कार्य भी देख रहा था। चाय की दुकान पर मैं चौकी पर बैठ जाता था और वहीं सोता था, क्योंकि जो बाजार था केवल 2 दिन लगता था, वहाँ और दुकानें नहीं थी। एक प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण हमारे गांव का ही अपनी वंश परंपरा का व्यक्ति आया तो उसने बिना पूछे यह कहा कि भैया, घोड़ा अगर फंसता है तो वह रात भर वहीं खड़ा रहता है, और अगर बैल फंसता है तो इतना कूदता है कि कूदते कूदते उसका प्राणांत भी हो जाता है। घोड़े में तो धैर्य है, रात भर खड़ा रहेगा या बैठने की स्थिति होगी तो बैठ जाएगा, लेकिन जो बैल है, गाय है, अगर वो फंस गई, उसका पांव फंस गया तो उसके निकालने में सदैव लगा रहेगा और इतना तड़पेगा कि उसका प्राण निकल जाएगा। तो बैल की प्रकृति वाले जो राजनेता हैं, जो बातल है, भूतल है, विवश है और बिचारे हैं, क्यों बिचारे न हो? जिसकी ननिहाल इटली हो,
और अमेरिका के बाइडेन की प्रेरणा न हो तो अगर वह बेचैन है सत्ता के लिए, निर्यात में कमीशन खोरी के लिए, आयात में कमीशन खोरी के लिए, जिसकी परंपरा में आदत सी रही है, तो वह इस मिट्टी से लगाव कैसे रखेगा? माँ गंगा के प्रति निष्ठा कैसे होगी? माँ यमुना के प्रति निष्ठा कैसे होगी, जिनके तटों पर वेदों की ऋचाएं लिखी गई, जिनके तटों पर आश्रमों में रामायण और श्रीमद् भागवत लिखे गए, उपनिषदों का प्रवाह आया हो, जो दर्शन है उनका ज्ञान हुआ हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो या द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के लोग, कर्नाटक के शासकों, उनके भीतर यही बना हुआ है कि बातल भूतल विवश मतवारे, ये नहीं बोले बचन समारे। ममता को कब क्या बोलना चाहिए विवेक का ज्ञान नहीं है, और कांग्रेस का दुर्दीनता में पहुंचाने वाला जो वर्तमान नेतृत्व है वो अभी इसी में है, बातल भूतल विवश मतवारे, ये नहीं बोले बचन समारे। खटाखट जनता को लुभाने के लिए प्रेम दर्शाना और भारत में जन विप्लव कराना। ये जन विप्लव अगर किसी अंश तक नेहरू से संबंधित था तो विप्लव तो नेहरू ने पैदा कर दिया और गांधी ने पैदा कर दिया। पाकिस्तान में समाज खाली हो गया और वो भारत में आया। उनकी संपदा दूसरे के हाथ लग गई, लेकिन भारत की संपदा में उन कुछ लोगों को बुलाकर यहाँ पाला गया और उसके बाद जो भूमि है उसके स्वरूप में बदलाव कर दिया गया। इस प्रकार विभाजन की नींव फिर इसी में डाल दी। विवेकहीनता थी। यदि विवेक होता तो किस परिवेश में, किस स्थिति में, किस आपदा में क्या निर्णय लेना चाहिए, उनके भीतर इसका ज्ञान नहीं था। वह तो विश्व में अपनी धमक, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे और यूरोपीय देशों से
आयात किया करते थे। तो पातल भूतल विवश मतवारे, ये नहीं बोले वचन समारे। ये वचन संभाल करके बोलने वाले लोग नहीं है, क्योंकि उनमें जो संस्कार है वो मैडम का है, मेम का है, जहाँ पातिव्रत्य नहीं होता है, पत्नी व्रत नहीं होता है, उसका बोध नहीं होता है, उसमें उसका संस्कार नहीं है। तो भारत की संस्कृति और परंपरा को कांग्रेसियों ने, समाजवादियों ने और कम्युनिस्टों ने बर्बाद करने की कोशिश की। क्या आवश्यकता थी रहीम को? रहीम तो दूसरे देश से आए थे, लेकिन इस मिट्टी के साथ रम गए और इसकी संस्कृति के प्रवाह में लग गए। समाज सुधार के लिए उन्होंने जो संदेश दिया, आज भी भारतीय जीवन उस धारा का अनुकरण करता है। दुख में धैर्य और वैभव में उदारता का भाव समाज के संस्कार में होना चाहिए। तो जहां से संस्कार मिलता है, उसको, उसकी जड़ को तो प्रारंभिक काल के सत्ता संचालक ने काट दिया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने चीन के आक्रमण के संदर्भ में जो अन्योक्ति लिखी कि रस सोखता हो जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। आप समझ सकते हैं कि यह किसके ऊपर लक्षित है। उस कालखंड में सत्ता संचालन करके और 45,000 वर्ग मील भूमि दहेज में देने वाले सत्ता संचालक की थी। और दिनकर जी यही नहीं चूकते हैं। जिस समय भारत का विभाजन अपनी प्रक्रिया में था, उससे वह दुखी थे और विभाजन भी हुआ। तो उन्होंने महाभारत की घटना का उल्लेख करते हुए हिमालय से पूछवाया कि मेरे नगपति मेरे विशाल। उस समय उन्होंने व्यक्त किया, रे रोक युधिष्ठिर को नया, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भी। तो गांधी तो चले गए, स्वर्ग चले गए या नरक गए होंगे, जन्नत में गए होंगे कि जहन्नम में गए होंगे, यह कौन जानता है। यदि विवेक सम्मत बात लक्षणा के माध्यम से
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कही तो वह भारत के लिए, भारत के पराक्रम के लिए, भारत के पौरुष के लिए, भारतीय संस्कृति के स्थायित्व के लिए, उसके विकास के लिए, राष्ट्र भाव की अभिवृद्धि के लिए और भारत देश की सुरक्षा के लिए। यही नहीं, जब प्रारंभिक काल की सत्ता का क्रम बना रहा तो लूट, रिश्वतखोरी, दलाली का प्रसार था। इसीलिए उन्होंने यह कविता लिखी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि का यह रचना प्रवाह जयप्रकाश आंदोलन में मंत्र साबित हुआ। वैसे ही जैसे वंदे मातरम का उद्घोष भारतीय स्वतंत्रता का कारक हुआ। कवियों की प्रकृति है। एक समय था कि जब प्रबंध काव्य सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि लंबा समय लगेगा, तो मुक्तकों की रचनाएं होने लगी। और रीतिकाल मध्यकाल में राजाओं को खुश करने के लिए 10 शब्दों के दोहे और 8 पंक्तियों के कवित्व छंद सुनाया करते थे, जगाने के लिए, जागृति देने के लिए, उपहार लेने के लिए। उस कालखंड में बिहारी के नीति वचन, गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे, रहीम की दोहावली, मलुकदास का संदेश, जो तत्काल उसका अर्थबोध हो जाता था, किसके ऊपर लागू हुआ यह कवि ही जानता है। तो ये रचना का जो प्रवाह रहा है, उस रचना प्रवाह में जो रीतिकाल के कवियों ने दरबार में सुनाने के लिए 2-2, 4-4 पंक्तियों की रचनाएं ही सुनाई। मैं इस बात के लिए कभी सहमत नहीं हूं कि विदेशी संस्कृति और संस्कार में जीने और रहने वाले लोग भारत के हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो जाति गणना की शोर हो रही है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जाति गणना जाति स्वरूप को खड़ा करने का जो विधिक स्वरूप दिया गया, तो आज के कर्म के आधार पर जातियों का निर्धारण
क्यों नहीं होना चाहिए? जिन्होंने समाज के पालन और दूध के व्यवसाय को छोड़ दिया और अधिकारी या कार्मिक बनने की होड़ में आने लगे, उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को क्षति भी पहुंचाई, क्योंकि जो उनके भीतर संस्कार थे, जो उनके भीतर धैर्य था, जो उनके भीतर संचरणशीलता थी, पालन की प्रकृति थी, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बिल्ली हो, चूहे हो, उनके भी जीवन को पालने वाले अपने ही जीवन के विकास में सामाजिक धारा को खंडित कर गए और उन्होंने एक प्रिय शब्द अपनाया, समाजवाद, जो भी विदेश का ही था। कम्युनिज्म वह भी विदेश का ही था। छोटे छोटे देश, आक्रमण का भाव, प्रतिद्वंद्विता की स्थिति, डच भी भारत में, पुर्तगाली भी भारत में, फ्रांसीसी भी भारत में, ब्रिटेन वासी भी भारत में। तो भारत तो जीने और व्यवसाय करने की धर्मशाला बन गया। मेरी समझ में भारत के विकास का स्वरूप तभी होगा जब तक हमारे भीतर हमारे भारतीय संस्कार और हमारी राष्ट्रीय चेतना विद्यमान रहेगी। संस्कृत वांग्मय की धारा रहेगी। समाजवादी पार्टी के नेता विदेशों में पढ़े हुए, वहां से उन्होंने उपाधियां ली। जिस संस्था में वो अध्ययन कर रहे थे, उसका पूरा परिवेश यूरोपीय था या अफ्रीकी था या खाड़ी का था। तो जहां के संस्कार भिन्न थे, उसी में उनका किशोर और युवा काल बीता, आदतें बदली, संगति नहीं मिली, संगति उनकी मिली जो मांसाहार करते, जो दूसरों का उत्पीड़न करते। इसी तरह जो कम्युनिस्ट हैं, चीन कम्युनिस्ट हुआ, माओ के शासन का, माओ चाओ के शासन का प्रभाव हुआ। अब भारत पर भी नजर डाली, यहाँ भी कम्युनिज्म फैलाने का कार्य किया गया। कुछ साहित्यकार भी पुरस्कार की लालच में जो कम्युनिज्म है, अपनी साहित्यिक धारा में उसको समाहित किए, क्योंकि रूस और चीन से
पुरस्कृत होने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में जो गुलाम भावना थी उनके भीतर विकसित हुई। इसी में के एक लेखक यशपाल, जिनको प्रगतिशील धारा के कवि कहे जाते, उनका उपन्यास क्यों फंसे, यानी युवक और युवती वैवाहिक बंधन में क्यों जाए। बच्चे होंगे तो उनके पालन का बोझ आएगा। अरे बच्चे हुए, झाड़ी में फेंक दो। इरेमांडा का दर्शन उन्होंने अपनाया। और यही नहीं, जो कम्युनिज्म की विचारधारा के थे, जो सोशलिज्म की विचारधारा के थे, वो प्रगतिशील साहित्यकार माने जाते थे। जब क्यों फंसे लिखा तो गुरुदत्त ने पत्रलता नामक उपन्यास लिखा। जब हम सत्य और अहिंसा के व्रत में आते हैं, संकल्पना में आते हैं, लेकिन कुछ 100 वर्षों के बाद समाज के सामने जब समस्याएं आती हैं, जब हम आक्रांत होते हैं, तो हथियार उठाने की आवश्यकता होती है। इसलिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। लेकिन जब हिंसा का प्रादुर्भाव समाज में ज्यादा विकसित हुआ, तो गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का आधार दिया और भारत में क्रीवता पैदा होती गई। अहिंसा का भाव पूरे जन समाज में फैलने लगा। इधर शक, कुषाण, हूण, पांडव और मुसलमानी आक्रमण होते गए। तो क्लीवता को भारत के विकास का, रक्षा का स्वरूप न मानते हुए उपन्यासकार गुरुदत्त ने पत्रलता लिखी। और संयोगवश पत्रलता का जो कालखंड है, जगत गुरु शंकराचार्य की कर्मशीलता का ही क्षण है। कुछ प्रगतिशील विचारकों को, साहित्यकारों को पत्रलता पसंद नहीं थी और गुरुदत्त का यह उपन्यास भी पसंद नहीं था। जब यशपाल के और उपन्यास आए, क्यों फंसे का हमने जिक्र किया, उसके समानांतर उन्मुक्त प्रेम नामक उपन्यास की रचना कर दी। एक भारत का युवक अमेरिका जाता है, विवाहित है। वहां पर उसमें वासना पैदा होती है और वह विवाह कर लेता है। वह छोड़ देती है, दूसरा विवाह करता है, वह भी छोड़ देती है।
तीसरा विवाह करता है तो सड़क दुर्घटना में उसके पांव की, हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। वो अभी अलग हो जाती है। अब विवश होकर भारत में आता है तो उसकी विवाहिता शौच कर्म भी कराती है, शूटर को धुआती भी है और अपने हाथ से खाना खिलाती है, कौर डालती है, कपड़े साफ करती है। तो ये है परंपरा और संस्कार, जिसको गुरुदत्त जैसे उपन्यासकार ने भारत में सांस्कृतिक जो धारा है उसका प्रवाह विकसित करने का कार्य किया। संयोग की बात है कि आज तो गुरुदत्त नहीं है, लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय चेतना का समुच्चय जिस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयत्नशील है, उसका मूल स्वरूप संस्कारों के द्वारा ही आएगा। जब तक हमारा मिट्टी से लगाव नहीं होगा, जब तक भारत माता के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर शक्ति बोध संचित नहीं रहेगा। जो वर्तमान ही जीना चाहते हैं, भोग विलास में, दलाली में, सुख की कामना में, वैभव के प्रदर्शन में, अनेक भवनों के निर्माण में, प्रत्येक नगर में, शहर में भवन के स्वामित्व पाने, लेकिन वे अपने पुराने समय को याद नहीं करते, बचपन को याद नहीं करते, बालपन में किससे दिशा मिली, किससे ज्ञान हुआ, किससे उनको उस कालखंड में संस्कार था, लेकिन आगे चलकर उनमें परिवर्तन हो गया। वास्तव में प्रक्रिया सही परिवर्धन की मानी जाएगी। एक बालक जो 2 साल का है, माँ और पिता, उसके पितृव्य, पितामह आसानी से जब वो 50-55 वर्ष का बुढ़ा होता है तो उसको पहचान लेता है, क्योंकि उसका परिवर्धन होता है। लेकिन जो त्वचा को छिलवाकर और चिकनी त्वचा का आरोपण करा लेते हैं तो सुंदरता तो उनके मुख की बढ़ जाती है, झुर्रियां तो चेहरे से चली जाती हैं। लेकिन यह कृत्रिम है। हमें यह सोचना पड़ेगा
जो सज्जन कर्मशील, कृषि कर्म में प्रयत्नशील, अपने खेतों की मेड़ पर उनका निरंतर जाना, जो बीज बोया उसका संरक्षण करते रहना, केवल अपने लिए नहीं, वह दूसरों के लिए भी। जो पैदा होता है उसका उपयोग वह तो करता ही है और दूसरे को भी करता है। मोदी जी की अपनी कोई खेती नहीं है, न फार्म हाउस है, लेकिन कहां से विभिन्न देशों को भूख से बिलबिलाते हुए देखकर अन्न भेजते रहे। बांग्लादेश को भी सारी सुविधाएं मिलती रही हैं, लेकिन जिसके भीतर कृतज्ञता है वह अपनी प्रकृति सदैव बनाए रखेगा। शायद पाकिस्तान में उसमें भी यही भाव है। जिस दिशा की ओर भारत बढ़ रहा है, गडकरी का जो रोड है वह थोड़े समय में अपने गंतव्य की ओर पहुंचा दे रहा है। इसी को तो विकास कहेंगे। और यह गडकरी जी की जो विकास धारा योजना है वो वास्तव में भारत को जोड़ने का काम कर रही है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों धाम और तीर्थों का स्वरूप खड़ा कर और अखाड़ों का निर्माण कर सनातन के संरक्षण के लिए संघर्ष करने की भी प्रेरणा दी थी। उनकी परंपरा में भारत का शीर्ष नेतृत्व, राज्य नेतृत्व अहम भूमिका में है और वह सब प्रकार